हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमें पढ़ना है एक टॉपिक जो कि एग्ज़ाम में 2 नंबर में या 3 नंबर में आता है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बट इसका प्रैक्टिकल भी काफ़ी यूटिलाइजेशन होता है, खासकर मीटर ब्रिज में, जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? बेसिकली जब आपको एक अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना होता है तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं। यानी आपके पास एक डिवाइस है, मान लीजिए एक बल्ब है, बट यू डोंट नो व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब, सो यू यूज़ हियर द कंसेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि आपके पास मान लीजिए 4 रजिस्टर हैं, ठीक, और आप जो है उनको इस तरह एडजस्ट करते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक रेजिस्टेंस तो ये है, दूसरा रेजिस्टेंस ये है, तीसरा रेजिस्टेंस ये है और चौथा रेजिस्टेंस ये है। यहाँ आपने क्या करा, इन 4 रेजिस्टेंस को यानी कि R1, R2, R3 एंड R4 ले लिए। सबसे पहले डायग्राम बनाइए। उसके बाद आप क्या करते हो कि इसको एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देते हो और यहाँ जो है की आपने एक लगा दी इस तरीके से, के की है एंड बैटरी है, V वोल्टेज की एक बैटरी है, ठीक है। यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर रखते हैं G, और अब आप क्या करते हैं, इसमें करंट पास कराते हैं I। ये डायग्राम बेसिकली शो करता है व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट को। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, पहले इसको लिख दें। इट इज़ ए डिवाइस बाई विच, जिसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अननोन रजिस्टर। अननोन रजिस्टर, ठीक है। इसका कंसेप्ट यह है, द रेशो ऑफ एडजेसेंट रजिस्टर्स या रेजिस्टेंस इज़ इक्वल, मीन्स R1 अपॉन R2 इक्वल होगा R3 अपॉन R4 के। ये स्टेटमेंट याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। यानी कि हमें प्रूफ ये करना है कि R1 अपॉन R2 इक्वल है R3 अपॉन R4 के। तो इसे प्रूफ करते हैं फटाफट। यहाँ पे लिख देते हैं प्रूफ या डेरिवेशन। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डेरिवेशन आप शुरू कर सकते हैं यहाँ से। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से करंट I आ रही थी और ये करंट अब यहाँ पर आके 2 पार्ट में टूट गई, यानी कि I1 और I2 में टूट गई। यहाँ से मान लीजिए ये करंट जब निकली तो यहाँ पर IG करंट निकल गया गैल्वेनोमीटर G में, तो यहाँ पर I1 करंट आ रही थी, इसमें से IG निकल गया, तो बचा यहाँ पर I1 माइनस IG। ये जो I2 है इधर जा रहा था, इसमें IG जो ये वाला करंट है ये इसमें मिल जाएगा और ये बन जाएगा I2 प्लस IG, ठीक है बच्चों। भाई देखिए, एक बात और मैं कह दूं कि ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं फ़िज़िक्स के, ये तभी मज़ा आता है जब आप जो है इनको, जब मैं बोलूँ आपको कि अब रोक के यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए, तो वहाँ पर रोक कर नोट कर ली करो। ये जो CR है क्लास का, ये उसका काम है कि ये उसको रोक दे और बच्चों को पहले कॉपी कर लेने दें, क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वैसे बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, मगर अगर आप हैंड टू हैंड कॉपी नहीं करेंगे तो आपके लिए कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सो अगर आपने यहाँ तक नोट कर लिया हो तो अब शुरू करते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट्स को नाम देंगे ABCD, ठीक है। अब देखिए ABCD, ABCA एक अलग मैश है, BDCB एक अलग मैश है। यहाँ 2 मैश अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको, ये और ये। तो हम इन दोनों के अंदर अप्लाई करते हैं किरचॉफ का सेकेंड लॉ। किरचॉफ सेकेंड लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी बंद मैश को, क्लोज्ड मैश को अगर देख रहे हैं, क्लोज सर्किट को हम देख रहे हैं, तो उसके अंदर टोटल पोटेंशियल ज़ीरो होता है। क्या होता है? टोटल पोटेंशियल इज़ ज़ीरो। तो हम कहते हैं अप्लाई
KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ सेकंड लॉ, KSL भी कहते हैं। इन आप फुल फॉर्म लिखना अपनी कॉपी पे। इन ABC एंड BDC B, यानी आपने ABCA में और BDCB में क्या करा, KVL लगा दिया। KVL कहता है कि जो हमने रोटेशन ली है, यानी कि A से B, B से C से A वापस आ रहे हैं, अगर करंट इसी डायरेक्शन में पड़ गया तो पॉजिटिव, और अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में पड़ गया तो नेगेटिव। दूसरा KVL ये कहता है कि पूरा वोल्टेज जो होगा, यानी कि VAB प्लस VBC प्लस VCA मिला के 0 होता है, तो हम कहते हैं इन ABCA क्या होगा, VAB प्लस VBC प्लस VCA इक्वल होगा 0 के। तो इसका वोल्टेज कितना होता है, ओम्स लॉ में सबको मालूम है, V इक्वल टू होता है IR। तो यहाँ वोल्टेज कितना होगा, I1 करंट है और R1 रेजिस्टेंस है, तो ये बन जाएगा I1 R1 प्लस VBC कितना होगा, BC में करंट है IG और इसका रेजिस्टेंस है G, तो हम कह देंगे IG इंटू G प्लस CA में देखिए ध्यान से, करंट जा रहा है A से C, मगर हम ले रहे हैं C से A, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ माइनस में आएगा क्या, I2 R2 एंड दिस बिकम इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि ये क्या बन गया है, इक्वल टू 0, चाहे तो आप इसे ब्रैकेट में ले सकते हैं। इन द सेम वे इन मैश BDCB, यानी B से D फिर D से C और C से फिर B चले गए, तो अब क्या होगा, वोल्टेज ऑफ BD प्लस वोल्टेज ऑफ DC प्लस वोल्टेज ऑफ CB मिला के बैठते हैं 0। तो वोल्टेज ऑफ BD में करंट कितना है, I1 माइनस IG, तो हम लिख सकते हैं I1 माइनस IG। रेजिस्टेंस कितना है, R3, ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। DC में यहाँ पर देखो ध्यान से, करंट C से D जा रहा है, मगर हमारी रोटेशन D से C है, तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, और करंट कितना है, I2 प्लस IG और रेजिस्टेंस है R4, I2 प्लस IG और रेजिस्टेंस है R4। अब हमें जाना है C से B की तरफ, फिर से अगेंस्ट क्या होगा, माइनस साइन लगेगा, क्योंकि करंट आ रहा है B से C। ध्यान से देखो, जिन बच्चों ने डायग्राम बना लिया वो समझ जाएंगे बहुत आराम से कि करंट जा रहा है IG B से C, बट हम ले रहे हैं डायरेक्शन फ्रॉम C टू B, तो ये माइनस में होगा IG इंटू उसका रेजिस्टेंस G इक्वल हो गए 0। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब जो ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर दो वायर पैरेलल में है, यानी कि जैसे AB और AC पैरेलल में है। अब आपको कैसे पता लगा कि ये पैरेलल में है, अगर करंट टूट रहा है तो वायर पैरेलल में होती हैं, और अगर करंट सेम चल रहा है तो सीरीज़ में होती हैं। यहाँ करंट I आया था देखो पीछे से, और वो I1 और I2 में दो हिस्सों में टूट गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों वायर हैं, यानी AB और AC, ये दोनों कहाँ हो जाएंगी, पैरेलल में हो जाएंगी। तो हम कहते हैं कि एज AB एंड AC आर इन पैरेलल, ये किस में है, पैरेलल में है, और पैरेलल वायर्स के बीच में कभी करंट फ्लो नहीं हो सकता। सो नो करंट फ्लो फ्रॉम कहाँ से कहाँ, B टू C, क्योंकि दोनों वायर पैरेलल में हो गए, इसलिए B से कोई करंट नहीं जाएगा, फ्रॉम B टू C। क्योंकि B टू C करंट कितना है, IG, तो वो कितना हो गया 0। अब क्योंकि IG की वैल्यू ही 0 आ गई, तो इसका होना ना होना हमारे लिए क्या हो गया बच्चों, बराबर हो गया, यानी कि जैसे G है ही नहीं। सो पुट इन इक्वेशन नंबर किस में, 1 एंड 2 में IG की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, यहाँ भी यहाँ भी। अब देखिए यहाँ पे I1 R1 था, हाँ जी था, I1 R1 था, प्लस में IG इंटू G था, क्योंकि करंट IG कितनी हो गई, यहाँ पर ध्यान दो 0 हो गई, सो इसे ख़त्म कर देंगे और बचेगा माइनस के I2 R2 इक्वल 0। तो एक तो ये हो गया। यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, आप लिखोगे नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन मतलब मैं लिख रहा हूँ स्पेस कम होने की वजह से यहीं के यहीं, इस डबल एरो का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखना
टीचर जब भी यहाँ पे डबल एरो बनाता है तो स्टूडेंट के लिए मतलब होता है अपनी नोटबुक में इसको नेक्स्ट लाइन में लिखें। ये हो जाएगा I1R1 इक्वल टू, ये जो है इधर चला जाएगा I2R2, इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं आप इसको। इन द सेम वे अगर इक्वेशन नंबर 2 में आप रखोगे तो यहाँ पे देखो I1 माइनस IG है, IG की वैल्यू कितनी हो गई 0, बचा सिर्फ I1 और R3, तो हम कह देंगे I1R3, यहाँ पर I2 रहेगा क्योंकि IG ख़त्म हो जाएगा और R4 रहेगा, तो माइनस के I2R4, और ये IG भी 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिर्फ 0 बचेगा। तो अगर आप इस वाली टर्म को उधर भेजेंगे तो ये बन जाएगा I1R3 इक्वल टू I2R4, यहाँ से क्या आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 आपके पास आ गई। अब आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, हम कह देंगे डिवाइड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा I1R1 अपॉन I1R3 इक्वल टू I2R3 I2R2 अपॉन I2R4। यहाँ I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, यहाँ बचा R1, यहाँ बचा R3, तो हम लिख सकते हैं R1 अपॉन R3 इक्वल टू R2 अपॉन R4। कन्वर्जली अगर आप इसको यहाँ ले आएँ और इसको यहाँ ले आएँ तो आप क्या लिख सकते हो, R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। यही व्हीटस्टोन ब्रिज है, यही व्हीटस्टोन ब्रिज है। सो हम कह सकते हैं कि द रेशो ऑफ एडजेसेंट रेजिस्टेंस इज़ इक्वल, तो हम कह सकते हैं द रेशो ऑफ एडजेसेंट रेजिस्टेंस इज़ इक्वल। ठीक है, क्या हुआ, प्रूव्ड। आप थोड़ा जब अपनी कॉपी पे नोट करोगे तो इसको थोड़ा आप खुला खुला लिखना, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर पूरा करना था इसको, इसलिए मैंने कर दिया, वरना आप इसको कंप्लीट ही करना। ठीक है बच्चों, तो यह आपका हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम व्हाट इज़ मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज इसी का एक कंसेप्ट है, तो इसलिए थोड़ा क्लास में टाइम दे दो बच्चों को, ताकि बच्चे पहले इसको नोट आउट कर लें तब उसको लिखें। दूसरी बात यह है कि आपको वीडियो मिल रही है ठीक है, बट यू शुड कंप्लीट योर वर्क डेली बाय डेली। सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करता है वो ये करता है कि डेली का काम डेली नहीं करता, उसकी वजह से उसका पिछला काम छूटता जाता है और अगला को समझ में नहीं आता, क्योंकि सिलेबस डिज़ाइन करा गया है इस तरह ताकि आप सारा जो सिलेबस है वो 1 बाय 1 लिंक्ड है, यानी कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो पिछले टॉपिक का क्या है, पार्ट है, उसका ही नेक्स्ट वर्जन होता है। इसलिए जिसको पिछला वर्जन नहीं आता वो नेक्स्ट वर्जन करने में मुश्किल होती है, तो जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं आता वो मीटर ब्रिज समझ नहीं पाएगा। इसलिए पहले व्हीटस्टोन ब्रिज को नोट आउट करिए, फिर उसके बाद मीटर ब्रिज पे आइए, फिर उसके बाद एक और नेक्स्ट, मतलब जो भी टॉपिक होता है पिछले। तो इसलिए सबसे अच्छा बच्चा वो है जो बच्चा अपने यहाँ कॉपी में मेंटेन करता है नोट्स को और सारे न्यूमेरिकल सारे क्वेश्चन करता है, उसी के हाईएस्ट नंबर आते हैं, वही टॉपर बनता है। तो बच्चों ये टॉपिक आपको समझ में आया? थैंक यू।